कुलदीप राजस्थान चैनल पर मैं हंसराज आर्य सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। आज से कुलदीप राजस्थान चैनल पर JVVNL की सीरीज चालू की जा रही है। ITI इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंटों के लिए यह आपके गवर्नमेंट पेपर को पास कराने के लिए काफ़ी सहयोग करेगी। अब JVVNL की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? A, U, V और W। मैं आपको इसका विवरण दिखाता हूं। ये देखो, अगर आपसे 3 फेज वाइंडिंग के लिए अक्षर कोडिंग पूछे तो U, V और W होगा, और यदि 3 फेज के लिए अक्षर कोडिंग पूछे तो R, Y और B होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा धनायन, B। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एनियन का एक उदाहरण है? तो बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फास्फेट, लेकिन JVVNL ने इसका आंसर कैल्शियम मान रखा है, देखो D। अब मैं आपको एनियन और कैटायन के एग्जाम्पल की टेबल दिखाता हूं। मेरे दोस्तों ये एनियन और कैटायन की एग्जाम्पल की टेबल है। अब देखो, आपको कैटायन को पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं और एनियन को नेगेटिव आयन बोलते हैं। कैटायन के एग्जाम्पल हैं लिथियम Li+, सोडियम Na+, अमोनियम NH4+, पोटेशियम K+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+। एनियन इसको नेगेटिव आयन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लोराइड Fl नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, फास्फेट PO4 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और कैल्शियम जो एग्जाम्पल दे रखा है वो है कैटायन के एग्जाम्पल, और एनियन का एग्जाम्पल है फास्फेट। देखो फास्फेट जो है वो एनियन में है, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन ये कैटायन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है एम्पियर घंटा दक्षता और लेड एसिड सेल की वाट घंटे की दक्षता का अनुपात क्या होगा? बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमेशा 1 से अधिक। अब मैं आपको इसका विवरण दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है पूरा। वाट घंटा दक्षता एम्पियर घंटा दक्षता से सदैव कम होती है, क्योंकि डिस्चार्जिंग के समय का पोटेंशियल डिफरेंस चार्जिंग के समय से कम होता है। इसलिए एम्पियर होवर इफिशियंसी ग्रेटर देन वाट होवर इफिशियंसी। देखो बैटरी में 2 प्रकार की इफिशियंसी होती है, एम्पियर होवर इफिशियंसी और वाट होवर इफिशियंसी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बैटरी की धीरे धीरे आवेशित करने से मदद मिलती है। तो इसका आंसर होगा इसे ताजा और पूर्ण रूप से विकसित रखने में। और बैटरी को धीरे धीरे आवेशित यानी चार्जिंग करने की प्रक्रिया को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है, एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेटें का निर्माण किससे किया जाता है? एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेटों का निर्माण आयरन ऑक्साइड से किया जाता है। अब मैं आपको एडिशन सेल का विवरण दिखाता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 6 का विवरण। देखो, एडिशन सेल को निकिल आयरन सेल भी कहते हैं। इसकी पॉजिटिव प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH4 और निकिल ऑक्साइड Ni2 से बनी होती है। एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज करते हैं। एडिशन सेल का एवरेज EMF 1.2 वोल्ट प्रति सेल होता है और एडिशन सेल की उम्र 5 ईयर एटलेस्ट होती है। एटलेस्ट मतलब 5 साल तक होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है। अब मैं आपको हाइड्रोमीटर के पाठ्यांक का मान का विवरण दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, यदि अपने को हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.26 का मान दर्शाता है तो सेल की स्थिति फुल चार्ज मानी जाती है। और यदि अपने को हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.20 दर्शाता है तो सेल की स्थिति 50% चार्ज मानी जाती है। और यदि अपने को हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.15 दिखाता है तो सेल की स्थिति डिस्चार्ज मानी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना जो है वो है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, एक सफेद, बैंगनी, काला रंगीन रजिस्टर का मान क्या होगा? बताओ दोस्तों, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा C, 97 ओम। मैं आपको इसका हल दिखाता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हल ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट कलर दे रखा है सफेद, सेकंड कलर दे रखा है बैंगनी और थर्ड कलर दे रखा है काला यानी ब्लैक। सफेद जो है वो कलर कोडिंग की टेबल में आता है 9 नंबर पे, बैंगनी कलर कोडिंग की टेबल में आता है 7 नंबर पे और काला कलर कोडिंग की टेबल में मल्टीप्लायर के रूप में 1 नंबर पे आता है। तो इसलिए प्रतिरोधक का मान होगा 97 × 1, 97 ओम। प्रथम 2 कलर की डिजिट ऐसे कैसे लिखी जाती हैं और तृतीय कलर मल्टीप्लायर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए 97 को अपन 1 से गुना करेंगे तो 97 ही आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 97 ओम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, शुष्क सेल्स किसका एक संशोधित रूप है? तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर होगा लैक्लांची सेल। अब मैं आपको लैक्लांची सेल का विवरण दिखाता हूं। दोस्तों ये लैक्लांची सेल है। लैक्लांची सेल में अमोनिया क्लोराइड यानी कि NH4Cl का सांद्रित घोल होता है। लैक्लांची सेल में कार्बन की छड़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तथा जस्ते की छड़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। लैक्लांची सेल में विद्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पथ को क्या कहते हैं?
तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, लूप। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं दोस्तों, यह जो पेपर है राजस्थान बिजली बोर्ड का लाइनमैन का पिछले ईयर का गवर्नमेंट पेपर है, जो आपके भविष्य में जो गवर्नमेंट पेपर होंगे उनमें आपको पास कराने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि पुराने गवर्नमेंट पेपरों में काफ़ी क्वेश्चन यूं के यूं आते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, एक परिपथ के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, धारिता। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि 3 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 कैपेसिटर पहले सीरीज में और फिर समांतर में जोड़े जाते हैं, तो दो समूह की धारिता का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, यह न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसका हल मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसका हल यह है, पहले जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका टोटल धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CT बराबर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। ये 3, 9, 18 कहाँ से आए? अपने को क्वेश्चन में पहले दे रखा है C1, C2 और C3 का मान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1/CT बराबर 3, 9, 18 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा 18, और हल करने पे होगा 6 प्लस 2 प्लस 1। हल करेंगे तब CT बराबर होगा 18/9। तो सीरीज में टोटल धारिता होगी 2 माइक्रोफेरेड। अब कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं तब कौन सा फॉर्मूला काम करता है? CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। CT बराबर 3 प्लस 9 प्लस 18। 3, 9, 18 कहाँ से आए दोस्तों? मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन में दे रखा है C1 का मान 3, C2 का मान 9, C3 का मान 18। इन तीनों को जोड़ेंगे तो CT बराबर 30 माइक्रोफेरेड। तो जब तीनों कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं तो टोटल धारिता होगी 30 माइक्रोफेरेड। अब इन दोनों समूहों का अनुपात लेते हैं, तब आता है दोनों समूहों का अनुपात 2/30 बराबर 1/15, यानी 1:15। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 1:15। अगला क्वेश्चन नंबर 13। उद्दीप्त लैंप का जीवन लगभग कितने घंटे यानी कितना समय का होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 1000 घंटे यानी 1000 होवर का होता है उद्दीप्त लैंप का जीवन काल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें है, निम्नलिखित वाष्प गैसों में से कौन सा फिलामेंट लैंप में पीला रंग प्रदान करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सोडियम वाष्प लैंप। अब मैं आपको सोडियम वाष्प लैंप की डिटेल दिखाता हूं। दोस्तों, ये है सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप के कुछ मेन पॉइंट जो क्वेश्चन में भविष्य में पेपर में आ सकते हैं। सोडियम वाष्प लैंप में एक उच्च क्षरण प्रतिघात ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है। सोडियम वाष्प लैंप की उच्च प्रकाश दक्षता यानी 160 लुमेन प्रति वाट होती है। सोडियम वाष्प लैंप की प्रज्वलन वोल्टता 400 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच परिवर्तित होती है। परिवर्तित का मतलब बदलती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रज्वलन स्थिति क्रांतिक होती है। सोडियम वाष्प लैंप पीला प्रकाश देता है।
और सोडियम वाष्प लैंप में केवल 2 मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं। ये हो गए सोडियम वाष्प लैंप के कुछ मुख्य पॉइंट जो अपने गवर्नमेंट पेपर में आ सकते हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप नीचे दिए गए प्रतीक से संकेतित है। तो दोस्तों ये जो अपने को प्रतीक चिन्ह दे रखा है ये है डिस्चार्ज लैंप का। इसका आंसर होगा ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। इसमें अपने से पूछा गया है, यदि एक कुंडली की प्रतिबाधा और प्रेरणिक प्रतिक्रिया क्रम से 25 ओम और 20 ओम है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं। देखो अपने को रेजिस्टेंस पूछा गया है, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा दे रखी है Z बराबर 25 ओम, एक्सएल प्रेरणिक प्रतिक्रिया दे रखा है 20 ओम। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा Z² बराबर R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। Z का मान दे रखा है 25 के स्क्वायर बराबर R का मान निकालना है, रेजिस्टेंस R² प्लस एक्सएल का मान दे रखा है 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर R का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। हल करेंगे, पक्षांतर करने पर R² बराबर 625 में से 400 घटाएंगे तो बराबर R बराबर 225 बचेगा। R का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे और 225 का रूट होगा R बराबर 15 ओम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 15 ओम यानी सी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, समानांतर संयोजन में जुड़ा कैपेसिटर निम्नलिखित में से किसके जैसा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सीरीज में जुड़े रजिस्टर की भांति। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपने से पूछ रहा है, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र कौन सा होगा यानी कैसी आकृति का होगा। तो वो होगा रैखिक। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र रैखिक होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है कि एक CRT स्क्रीन पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फास्फोरस यानी सी। अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूं। ये है CRT। CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब और यह एक निर्वात नलिका है। निर्वात का मतलब होता है इसके अंदर किसी भी प्रकार की हवा या गैस नहीं होती है। मैंने यहाँ पे CRO भी लिखा है। CRO का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO इसलिए लिखा है क्योंकि CRO का ही पार्ट होता है CRT। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो रेक्टिफायर का उपयोग दोस्तों AC से DC को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। AC का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों आज के लिए JVNL सीरीज के 20 क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। इसी हिसाब से यह क्लास रेगुलर चलेगी। आप सभी दोस्तों से मेरी आशंका है कि प्लीज कुलदीप राजस्थान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।